Hello friends, welcome to SG Academy. Please like the video and subscribe the channel. In case of any query, feel free to write at gaurav13shaurya@gmail.com or shaurya13@gmail.com. फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बारे में बात किया था, दैट इज रिलेटेड टू बी स्प्लाइन। यहाँ पर हम बी स्प्लाइन का अगर कोई न्यूमेरिकल हमारे पास आता है, कोई क्वेश्चन है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम आज इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल कि हमारे पास किसी कर्व में टोटल जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो 6 हैं। दैट मींस n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 है, तो हमें यह पता होगा कि n का वैल्यू 5 हो जाएगा और k की वैल्यू हमने 3 कंसीडर की है। k की वैल्यू 3 का मतलब यह है कि यहाँ पर जब भी हमें कर्व मिलेगा वो हमारा क्वाड्रेटिक कर्व होगा, और यहाँ पर n इक्वल टू 5 का मतलब ये होता है कि टोटल कंट्रोल पॉइंट्स जो होंगे वो n प्लस 1 होते हैं, वो 6 हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो P0 से शुरू होकर और P5 तक वेरी कर रहे हैं। इट मींस हमें पता होता है, जैसा बी स्प्लाइन में हमारे पास पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए एक ब्लेंडिंग फंक्शन दिया हुआ है जो होता है P ऑफ U इज इक्वल टू समेशन I स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू n B ऑफ I के U PI। इसमें B ऑफ I के U जो होता है दैट इज बी स्प्लाइन फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन में n की वैल्यू को पुट कर दें तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलती है, जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ u इज इक्वल टू I स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू 5 bi के u pi। यहाँ पर हमें जो हमने किया है, यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता है, हमने सिर्फ n की वैल्यू को 5 पुट किया है और हमको इक्वेशन 1 मिल जा रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि हमें एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन को क्रिएट करना होता है। पॉलिनोमियल की इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए जो हमारा समेशन फंक्शन है उसको हमने एक्सपेंड किया है। जब हम समेशन फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं तो हमें जो पोजीशन वेक्टर मिल रहा है वो है P ऑफ U इज इक्वल टू P0 B0 3U प्लस P1 B1 3U प्लस P2 B2 3U प्लस P3 B3 3U प्लस P4 B4 3U एंड P5 B5 3U। यहां पर आपको ये बात समझनी जरूरी है, हमने इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। जो भी फंक्शन हमें इक्वेशन नंबर 1 में मिला था उसमें हमने समेशन फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया है इन सच अ मैनर, जो i की वैल्यू थी हमने i की वैल्यू को 0 से स्टार्ट कर 5 तक वेरी करा दिया है। नाउ इन इक्वेशन नंबर 2 हमको ये देखना होगा कि जो u की वैल्यू है, ये जो u का वैल्यू होता है ये कहां से कहां तक लाई करेगा। इसके लिए हमें पता होता है कि u की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला n माइनस के प्लस 2। n माइनस के प्लस 2 मीन्स n हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि n की वैल्यू 5 कंसीडर की है, k इक्वल टू 3। यहाँ पर k मैं फिर आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, बी स्प्लाइन में k को हम जो पैरामीटर यूज कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि कितने कंट्रोल पॉइंट्स मिलकर हमारा एक सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने k की वैल्यू 3 रखी है, तो ये k की वैल्यू हमें दो चीजें बताता है। पहला कि 3 कंट्रोल पॉइंट्स मिलकर एक सेगमेंट फॉलो करेंगे। दूसरा हमें यह बताता है कि जो हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगी वो क्वाड्रेटिक होगी। अगर हम n माइनस के प्लस 2 में सारी वैल्यूज को पुट करें जो कि 5 माइनस 3 प्लस 2 आता है, इसका सॉल्व करने के बाद हमें 4 मिलता है। इट मींस जो u की वैल्यू है वो 0 से 4 तक वेरी करेगी। नाउ हमें पता है कि वी स्प्लाइन जो होता है वो नंबर ऑफ सेगमेंट्स पे वेरी करता है। उस सेगमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हम फॉर्मूला यूज करते हैं n माइनस के प्लस 2। अगर हम उस फॉर्मूले को यूज करें विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, हमको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 सेगमेंट्स बनेंगे। 4 सेगमेंट्स का मतलब अगर सेगमेंट 1 को हम Q1 बोल रहे हैं तो वो कंट्रोल करेगा P0 P1 P2 को। इसके लिए u का वैल्यू जो वेरी करेगा दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू 1। सिमिलरली सेगमेंट नंबर 2 जो होगा वो P1 P2 P3 कंट्रोल पॉइंट से मिलकर बना होगा और u की वैल्यू जो वेरी करेगी वो 1 से लेकर 2 तक वेरी करेगी। सेगमेंट नंबर 3 P2 P3 P4 और u का वैल्यू वेरी करेगा 2 से लेकर
3 तक। एंड फाइनली जो लास्ट सेगमेंट होगा वो हमारा बनेगा कंट्रोल पॉइंट P3, P4, P5 से मिलकर, और इसके लिए जो U का वैल्यू होगा वो होगा 3 से लेकर 4 तक। नाउ जब हमें U का वैल्यू पता चल गया, सारे सेगमेंट्स पता चल गए, तो जो इक्वेशन नंबर 2 हमें मिली थी, हमें उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा हर एक सेगमेंट के लिए। जैसे मैंने आपको बताया जो सेगमेंट नंबर 1 है उसके लिए कंट्रोल पॉइंट जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन से हैं, P0, P1 एंड P2। तो हमने क्या किया है, जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसे हमने यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जो हमने ड्राइव किया था। कैसे ड्राइव की थी, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन थी उसमें जो समेशन फंक्शन था उसको एक्सपेंड करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 2 मिली थी। यहां पर हमारे पास 4 सेगमेंट्स हैं जिसे हमने Q1, Q2, Q3, Q4 बोला है। इसके लिए हमने इक्वेशन 2 को रीफ्रेम किया है। सेगमेंट 1 हमारा बनता है P0, P1, P2 से, तो फाइनल सेगमेंट की पॉलिनोमियल इक्वेशन जो बनेगा दैट इज P0 B03 U प्लस P1 B13 U प्लस P2 B23 U। एंड इसके लिए जो हमारी U की वैल्यू वेरी करेगी दैट विल गो फ्रॉम 0 to 1। हम मान लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इन द सेम मैनर हम यहाँ पर Q2, Q3, Q4 को लिख सकते हैं इन अ फॉर्म, इन सेगमेंट्स की इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं, और इन सब के लिए U की डिफरेंट वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी करेंगी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल लें, प्रॉपर एग्जाम्पल का मतलब अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की बात कर लें, लेटर से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास यहाँ पर 5 पॉइंट्स होने चाहिए थे, 6 वर्टिसेस होनी चाहिए थी जिनका हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता होता। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती तो हम इन इक्वेशंस को एक्स और वाई की टर्म्स में भी बाइफरकेट कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्यू यू का बात करूं, Q4U की मैं बात करूं, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते थे Q4X X3 B33U प्लस X4 B43U प्लस X5 B53U। जैसे हमने x का टर्म लिखा है सिमिलर इसी तरीके से हम इसे y के टर्म्स में भी लिख सकते थे, दैट इज Q4U इज इक्वल टू बाय 3 B33U प्लस Y4 B43U प्लस Y5 B53U। इस मींस P0 से लेकर और P5 तक के हमें प्रॉपर वर्टिसेस हमारे पास होती। नाउ इक्वेशन नंबर 3 से 6 तक की इक्वेशंस जो हमने सेगमेंट के लिए बनाई है उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन होता है। रिकर्सिव फंक्शन मींस अगर आप 3 से लेकर 6 तक की इक्वेशंस को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक बी स्प्लाइन फंक्शन निकल कर आ रहा है जो कुछ इस फॉर्मेट में है, दैट इज B03U, B13U, B23U, B33U, B43U एंड B53U। इस रिकर्सिव फंक्शन को, बी स्प्लाइन रिकर्सिव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है b ऑफ i k u इज ऑलवेज बी इक्वल टू u माइनस टी आई बी आई के माइनस 1 u डिवाइडेड बाय टी आई प्लस के माइनस 1 माइनस टी आई प्लस टी आई प्लस के माइनस u मल्टीप्लाइड बाय बी आई प्लस 1 के माइनस 1 u डिवाइडेड बाय टी आई के माइनस टी आई प्लस 1। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे b ऑफ 2 3 की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर i की वैल्यू हमने कितनी मान ली, अगर मैं b ऑफ 2 3 की बात कर रहा हूं तो i की वैल्यू कितनी हो गई 2 और मेरे पास k की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगर मैं इसे इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये बनता है b ऑफ 2 3 u इज इक्वल टू u माइनस T2 B2 2U। इट मींस इस B ऑफ 2 3 की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, B ऑफ 2 2 का वैल्यू। जिस K की वैल्यू के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं उससे एक नेक्स्ट कम वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, इसलिए इस फंक्शन को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। नाउ हम अगर देखें तो हम ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि हमारी U की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी। सेकेंड पॉइंट इज हमें इस टी आई की वैल्यू निकालनी होती है, तो इस टी आई की वैल्यू के लिए हमको पहले ये कैलकुलेट करना होगा
कि आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होकर कहां तक वेरी करेगी। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I is equal to 0 and goes up to n plus k। अगेन यहां पर n की वैल्यू कितनी है 5 और k हमने कितने कंट्रोल पॉइंट से मिलकर एक सेगमेंट को बनाया है 3। अगर हम n प्लस k की बात करें तो आता है 5 plus 3 that is equal to 8। So the value of I will goes from ti that is t0 to t8। अगर हम और इसे थोड़ा सा डिटेल में देखें तो हमको यह देखना होगा कि ये फंक्शन टर्मिनेट कब करेगा, दैट इज बी ऑफ आई के यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 कंट्रोल पॉइंट्स हो तो हम हर एक कंट्रोल पॉइंट के लिए इस फंक्शन को कैलकुलेट करना होगा। इसलिए बी स्प्लाइन का न्यूमेरिकल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अगेन इस बी ऑफ आई के यू को टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास सिंपल दो ही कंडीशन है। अगर u का वैल्यू t ऑफ i प्लस 1 के बीच में या इसके बराबर एग्जिस्ट करता होगा तो इस b ऑफ i के u की वैल्यू 1 हो जाएगी, वरना इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द फंक्शंस हम एक या दो स्टेप में ही b ऑफ i के u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फाइनली ti की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर इन तीन कंडीशंस को आप देखें, टी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर आई की वैल्यू लेस देन के होगी, टी आई की वैल्यू आई माइनस के प्लस 1 हो जाएगी अगर आई की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन के और एन के बीच में, एंड फाइनली टी आई की वैल्यू एन माइनस के प्लस 2 हो जाएगी अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन एन होगी। इट मीन्स हर एक आई की वैल्यू को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, टी ऑफ 0। अगर मैं t ऑफ 0 की बात करूं इट मींस i की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू हमारी फिक्स रहती है दैट इज इक्वल टू 3। सो यहां पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 एप्लीकेबल होती है दैट इज i लेस देन k। अगर i लेस देन k होगा तो इस ti की वैल्यू कितनी होगी 0, ये यहां पर मेंशन किया गया है। इसी तरीके से जब आप t1 और t2 कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे i की वैल्यू लेस देन k होती है, जबकि जब हम t3 की बात करते हैं तो यहां पर i की वैल्यू 3 होगी, k की वैल्यू भी 3 होती है। इट मींस जो i की वैल्यू लाई कर रही है वो k से बड़ी या k के बराबर है। सो इक्वेशन नंबर 8 एप्लीकेबल होगी। इक्वेशन नंबर 8 के लिए हमें n का वैल्यू चाहिए होता है और n का वैल्यू हमें पता है 5। सो अगर हम यहां पर i माइनस के प्लस 1 की बात करें तो i की वैल्यू हो गई 3, k वैल्यू हो गई 3 प्लस 1। सो t3 की वैल्यू कितनी निकल कर आती है 1। इन द सेम मैनर जब हम t4 और t5 की बात करेंगे तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी और i की वैल्यू 5 हो जाएगी और दोनों के लिए ही हमारी इक्वेशन नंबर 8 एप्लीकेबल होती है। इसलिए t4 की वैल्यू 2 और t5 की वैल्यू 3 निकल कर आती है। फाइनली t6, t7, t8 की अगर हम बात करें t6, t7, t8 में i की वैल्यू 6, 7 या 8 होगी, जबकि n की वैल्यू हमारी कितनी थी 5। तीनों ही केसेस में हमारी i की वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाती है, इसलिए t6, t7, t8 के लिए हमारी इक्वेशन नंबर 9 एप्लीकेबल हो जाती है और जो हमारी t6, t7, t8 की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 4। सो अगर हम देखें तो इनिशियली पहले तीन वैल्यूज t के लिए हमारा 0 पैरामीटर है, देन it gradually increases from 1 to 3 and finally it will stay to 4। जो हमारी u की वैल्यू थी वो कैसे बाइफरकेट हो रही है, 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रही है। यहां पर हमने सिर्फ बी स्प्लाइन के एग्जांपल का डिस्कशन किया है, दैट इज मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड इट। उम्मीद है आपको हमारा ये एग्जांपल समझ आया होगा। अगेन यहां पर मैंने फिर रिपीट किया हुआ है कि हमारा फंक्शन टर्मिनेट कब होगा, जो हमारा फंक्शन बी आई के ऑफ यू दैट इज रिपीटिव फंक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है अगर जो u की वैल्यू है वो लाई करे ti और ti प्लस 1 के बीच में, तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी वरना इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। नाउ होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट and the practical discussion of an example based on B spline। इन केस अगर अब भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को लिख सकते हैं gaurav13shaurya@gmail.com पे। डोंट फॉरगेट
to subscribe my channel and like my video. Thank you.